हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और आज जैसे कि आपको पता ही है कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस था। तो उसमें कैसा जो है जीके के क्वेश्चंस आए थे, और मैंने लगभग 50 क्वेश्चन इसमें जो हैं लिखे हैं, और उनके आंसर आपको मैं बताऊंगा। और थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे कि जो इंग्लिश और रीजनिंग या क्वांट है वो कैसा था। और एक नैनीताल बैंक के रिज़ल्ट की काफ़ी चर्चा चल रही थी। कुछ ग्रुप में भी मैं देख रहा था, और कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे थे कि वो कब आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीक के शुरू के 2 या 3 दिन में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ब्रांचेज़ हैं उनको मेल आ रही हैं स्टाफ की रिक्वायरमेंट के रिलेटेड। और वो जल्द से जल्द रिमाइंडर, मतलब बार बार रिमाइंडर हमें डाल रहे हैं कि भी आप रिक्वायरमेंट बताओ। तो सभी लगभग ब्रांचेज़ ने रिक्वायरमेंट भेज दी है अपनी। तो अब मेरे को लगता है कि जल्द ही रिज़ल्ट आ जाएगा अगले 2 या 3 दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि देखिए, जो जीए थी ना वो इस टाइप की थी कि अगर एक बंदे ने मतलब पिछले 6 महीने का 2 से 3 बार रिवाइज़ किया होगा तो उसके लिए कोई टफ़ नहीं थी ये जीके। मतलब कि जनरल अवेयरनेस काफ़ी इजी थी फिर उसके हिसाब से। सीरियसली अगर किसी ने 6 महीने का अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज़ किया होगा। बट जिसने नहीं रिवाइज़ किया होगा तो उसके लिए टफ़ रही होगी। तो क्वेश्चंस क्या थे? तो एक क्वेश्चन ये था कि आरबीआई का जो अनक्लेम डिपॉजिट पोर्टल है उसका नाम क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा होगा इसके बारे में तो वो ईजिली आंसर दे पाया होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो इसका आंसर था बेसल, स्विट्ज़रलैंड। फिर एक क्वेश्चन था कि फेज़ 2 स्कीम जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो बताएं ये जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती है। मैं कंफ्यूज था 2 ऑप्शन में, बट मैंने गलती से जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल इसमें लगा दिया, पता होते हुए भी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है उसके अंडर आती है ये। फिर एक क्वेश्चन था कि स्पाइसेस बोर्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। फिर एक क्वेश्चन था कि डीआरएटीज़ जो हैं वो इंडिया में कितनी ऑपरेट कर रही हैं। तो इसका मुझे आंसर नहीं पता था, तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। फिर एक क्वेश्चन था कि कितनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ जो हैं ऑपरेट करती हैं इंडिया में। तो इसका आंसर था 4। फिर है कि कौन सा प्राइवेट बैंक जो है महिला समान निधि सेविंग सर्टिफिकेट के लिए ऑथराइज़ नहीं किया आरबीआई ने। तो इसका आंसर था बंधन बैंक। फिर एक था न्योंग हुंग बैंक जो है, इसको सेकंड शेड्यूल से निकाल दिया गया है आरबीआई के। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस सिटी में है। तो उसमें कुछ ऑप्शन था, सियोल कोरिया करके शायद, तो वही इसका आंसर था। फिर इसके बाद था कि T+3 टाइमलाइन जो है वो फिक्स की है कि जब भी कोई आप, मतलब क्या होता है, फंड रेज़ करती है कोई भी कंपनी, तो उसके आईपीओ लॉन्च होने के बाद उसको स्टॉक मार्केट में लॉन्च करने का टाइम पहले 6 दिन था, अब उसको क्या कर दिया था, 3 दिन कर दिया था। तो ये किसके थ्रू हुआ? तो सेबी के थ्रू हुआ था ये, इसका आंसर सेबी था। फिर यस बैंक ने एक ऐप लॉन्च किया था, तो उस ऐप का नाम क्या है? तो ईरिस था उसका नाम। फिर एक कौन सी कंट्री जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया से ऊपर नहीं है इनमें से। तो इसमें कुछ ऑप्शन थे, बांग्लादेश, इथोपिया, श्रीलंका। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो श्रीलंका था, मैंने श्रीलंका ही लगाया है। फिर एक क्वेश्चन था कि सुपर 400 मैन्युफैक्चरिंग कार्स जो हैं वो कोई फ़ॉरेन कंपनी है वो अब इंडिया में बनाएगी, तो ये किसके साथ बनाएगी। तो मैंने इसको नहीं किया अटैम्प्ट, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है इसका आंसर शायद ये था, मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कुछ मैंने पढ़ा था, बट मैं कंफर्म नहीं हो कर पा रहा था इसको। फिर था कि एनएस विक्रांत जो है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो ये कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है वो थी। तो इसका आंसर ये है। फिर था कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने आईएनएस द्रोणाचार्य जो स्कूल है उसको इंडियन नेवी को के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए जो है, मतलब प्रेसिडेंट कलर किसको दिया है, किस, मतलब वो कैसा स्कूल है, मतलब किस चीज़ के लिए दिया है। तो शायद उसका आंसर ये था, गनरी स्कूल। फिर था पीएम अन्न आदर्श योजना टाइमलाइन, तो ये मुझे नहीं पता था।
फिर था कि IRDAI इंश्योरेंस फॉर ऑल जो है, IRDAI चाहता है कि पूरे देश में इंश्योरेंस जो है फैल जाए। तो इसकी जो टाइमलाइन है IRDAI ने वो क्या रखी है, तो वो थी 2047। फिर था रेलवे का नेट जीरो का टारगेट क्या है, 2030। फिर था 5 फॉरेन एम्बेसडर हैज़ गिवन क्रेडेंशियल्स टू विच ऑफिस बियरर। तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, बट मैंने पढ़ा था, ये अभी जुलाई अगस्त की ही न्यूज़ थी। फिर था कि ट्रेनिंग पोर्टल फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था सक्षम, बट मैं गलती से स्वास्थ्य लगा के रह गया। कंफ्यूज था मैं दोनों ऑप्शन में, बट मैं कंफर्म भी हुआ कि सक्षम है, बट फिर भी मैंने क्या करा, स्वास्थ्य ही लगा दिया। फिर उसके बाद था इनमें से कौन सा जो है उलास के अंडर कवर नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका ऑल ऑफ दीज आंसर था। फिर था गंगा हुगली इनलैंड वाटरवे की लोकेशन क्या है, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। फिर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इज़ इशूड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाते हैं, एक बीरियर इंस्ट्रूमेंट मानी जाती है। फिर तक कि जो प्रैन नंबर है वो कौन इशू मतलब किस चीज़ के लिए इशू होता है, तो NPS के लिए, न्यू पेंशन स्कीम। फिर तक किस बैंक मतलब बैंक जो है उनको डिस्प्ले करने के लिए कहा है लोगो अपनी वेबसाइट पर, तो ये DICGC ने कहा है। फिर था कि 1 मई को इंडिया और UAE के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, ECTA, CCEPA। तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया, और उसका आंसर जो है शायद CEPA था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर था कि UAE की जो करेंसी है वो अभी इंडिया और UAE के बीच में एक करेंसी सेटलमेंट हुई थी रुपीज़ में, तो उन्होंने पूछ लिया था कि UAE की करेंसी क्या है, तो वो क्या है, दिरहम। फिर है कि एक प्लेयर है जिसने 12,000 ATM जो है लॉन्च किए हैं, और वो अब फिनटेक प्लेयर बनने जा रहा है इंडिया में, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था इंडिया वन लिमिटेड करके कोई कंपनी है वो। फिर था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग डिपॉजिट जो है बैंक किसके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनमें जो ऑप्शन थे वो था नाबार्ड, सिडबी, एक था नेफिड, एक मुद्रा था, और एक और ऑप्शन था। तो इसका जो आंसर था इनकरेक्ट जो था वो नेफिड था। फिर था कि सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्च की है इसरो ने, तो उसमें नियो में जो है ई क्या है, तो वो था अर्थ। फिर उसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल IPL टीम कौन सी है, तो वो चेन्नई सुपर किंग। फिर था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए क्लेम है वो कितना है, तो वो 1 लाख था। फिर था कि इनमें से कौन जो है डिमांड डिपॉजिट सेविंग मतलब कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है उसके थ्रू डिपॉजिट जो है नहीं ले सकता पब्लिक से। तो ऑप्शन में थे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, और एक NBFC था, और एक ऑप्शन 2 ऑप्शन और कोई थे, तो इसका आंसर था NBFC। फिर था कि कौन सी स्टेट जो है जिसने टॉप किया है इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के, उसका आंसर था कर्नाटका। फिर पूछ लिया था कि टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के टीयर्स कितने हैं, तो वो 5 हैं। फिर G20 के जो कॉइन हैं वो कौन कौन से लॉन्च कॉमेमोरेट किए गए हैं, तो वो 75 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के थे। फिर एक था कि ऑफिसर्स को अवार्ड बांटे गए हैं कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड सिविल सर्वेंट्स को, तो वो कौन से हैं, तो उनका नाम क्या था जो मुर्मू जी ने दिए हैं, तो वो था भूमि सम्मान। फिर था कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो किस किस चीज़ के लिए है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये मुझे नहीं पता था। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट वो 4-5 ऑप्शन थे, सभी मुझे नहीं समझ में आए, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। फिर था कि एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फ़ंड का जो टाइम है वो क्या है, तो मुझे मेरे हिसाब से इसका जो टाइम था वो 10 लाख के आसपास था शायद, बट मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं पता था। फिर था कि UIDF जो है वो किसके कंट्रीब्यूशन से बनेगा, कैसे कंट्रीब्यूशन से बनेगा, अभी ये लॉन्च किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लिए, तो वो था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल के थ्रू बनेगा ये, तो वो उसका आंसर था। फिर था कि CTS की लोकेशन क्या क्या है, तो ये मुझे नहीं पता था अच्छे से।
नोएडा का मैंने सुना था, एक नोएडा में लोकेशन है, बट नोएडा ऑप्शन में नहीं था। फिर था IAS से कन्वेंशन, मतलब कि DGCA जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, और IAS से जो है उस किस कन्वेंशन के थ्रू बना था, तो ये मुझे नहीं पता था। फिर था कि थ्रेड जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो ये मेटा ने लॉन्च किया था। फिर था कि स्टार सिंबल जो है वो किस पार्ट में देखने को मिलता है नोट के, तो वो आपको नंबर सीक्वेंस में देखने को मिलता है। फिर था कि 5 एम्बेसडर जो हैं उन्होंने एक एक जो है सुंदर राइटिंग में सुंदर और सजा के लिखने वाली राइटिंग को के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, तो वो था कैलीग्राफी। फिर था कि जो ओपन हैमर है, अभी एक पिक्चर भी रिलीज़ हुई है, तो जो ओपन हैमर है वो किस से रिलेटेड थे, तो वो एटॉमिक बॉम्ब। फिर था कि जो इंडियन फ्लैग कोड है उसके हिसाब से जो फ्लैग है वो किस किस मटेरियल से बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन में था कॉटन, कॉटन तो उन्होंने बता ही दिया था, और था कस्तूरी बंटिंग कुछ ऐसे, कस्तूरी बंटिंग कह रहा हूँ, ये क्या होता है यार, खादी, हाँ खादी बंटिंग, सिल्क, पोलिस्टर, वूल, ये ऑप्शन में थे, और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो मैं कंफ्यूज हुआ, शायद मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर था वो खादी बंटिंग था। मैंने इसको पढ़ा था बट याद नहीं था मुझे अच्छे से। फिर था कि जो ये जो बोर्ड होता है हमारा फिल्म से रिलेटेड जो है लाइसेंस देता है, तो वो कितने टाइम के लिए देता है, तो ये मुझे नहीं पता था, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। फिर था कि फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है शुगर केन का वो इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने, तो कितने रुपीज़ से इंक्रीज़ किया है ताकि वो 315 बन गया, तो ये 10 रुपये से इंक्रीज़ किया है। पिछली बार 305 था, अब की बार 315 कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये सब जो है आपके क्वेश्चन मुझे कहीं टेलीग्राम पर मिले थे, बट वो सिर्फ 18-19 ही थे, बट उनके आंसर भी नहीं थे, तो मुझे याद आए तो मैंने सारे जो हैं नोट किए और उनके आंसर ढूंढ लिए। तो ये जो है जीके इस तरह की पूछी गई थी। बाकी अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो वो मॉडरेट लेवल की थी। अब बहुत सारे बच्चों ने अटैम्प्ट को 40-40, 30-30, 32-32 अटैम्प्ट कर दिए, बट मैंने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन मुझे जो लगी इंग्लिश वो मॉडरेट लेवल की लगी, मतलब इतनी भी इजी नहीं थी। क्योंकि इजी इसलिए बोल रहे हैं सब क्योंकि उसमें क्लोज पैसेज आ गया, एरर आ गया, सिंपल वाले रीअरेंजमेंट आ गई, मतलब पैराजम्बल्स जिसको आप कहते हो। पैसेज भी ट्रिकी थे दोनों के दोनों, और जो क्लोज पैसेज आया था उसके जो वर्ड्स थे वो भी ट्रिकी थे थोड़े। ठीक है, 6 और 18 नंबर का आप ये मान के चलो, 2 पैसेज और जो क्लोज टेस्ट था वो ट्रिकी थे। अब वो लगे होंगे इजी, और तुक्के मार कर और जो है लोगों ने उनको अटैम्प्ट किया होगा, और मुझे लगता है कि उनकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी। मैं जो हूँ सही अटैम्प्ट उसमें कहूँगा, जीके में जो मैं सही अटैम्प्ट कहूँगा वो 25 तो कहूँगा, इतने तो सभी ने किए होंगे। और इंग्लिश के जो मैं अटैम्प्ट कहूँगा वो 22 से 25 ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक्यूरेट सभी, मतलब मोस्टली जो सिलेक्शन वाले बच्चे होते हैं कि मोस्टली उनके इस रेंज में रहे होंगे। बाकियों ने जो है जिन्होंने तुक्के मारे होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो उसमें क्या था कि जो 2 नंबर के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 2 पजल थी, अगर उनमें फंस गए होंगे ना तो उन बच्चों के अटैम्प्ट लगभग 12, 13, 15 इससे ज़्यादा नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर जिन्होंने उनमें से कोई एक भी पजल बना ली होगी तो उसका अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा, यानी कि वो 25 के आसपास स्कोर कर लेगा। अदरवाइज़ तो 15, 12, 13 यही स्कोर रहेगा रीजनिंग में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रीजनिंग जो है पजल्स कम करके उसमें जो रीजनिंग है उसमें पजल्स कम कर दिया, और जैसे कि ये था क्या नाम है, कोडिड इनइक्वालिटी आई, वो भी लेंथी बनाई। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये इनपुट आउटपुट थी वो भी बहुत समझने में काफ़ी टाइम लगा उसको, और ऐसा नहीं था कि देखते ही समझ आ गया होगा, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, यानी कह सकते हो कि अच्छा टाइम लिया उसने भी सॉल्व करने में भी। ऑप्शन भी ट्रिकी थे उसके, लेंथी कहें तो, और फिर उसके पैटर्न भी कुछ ऐसा ही था, बहुतों को तो समझ भी नहीं आया होगा। फिर एक जो कोडिंग डिकोडिंग थी 3 रो वाली, वो जनरली 2 रो वाली आती है, बट इस बार उन्होंने 3 रो वाली दी, तो वो भी लेंथी बना दी, मतलब कि लेंथी भी रहा
और पजल्स कम कर दी, और ये जो आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, ये ज़्यादा थे क्वेश्चन, इनको ज़्यादा कर दिया। तो इसकी वजह से अटैम्प्ट कम हुए। इसके अलावा अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट जो है पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा लेवल अप था। लेवल अप क्यों था? क्योंकि उसमें इस बार एक्स वाई की टर्म में काफ़ी ऑप्शन, और जो क्वेश्चन है वो भी एक्स वाई की टर्म में ही सॉल्व हो रहे थे ज़्यादातर। तो उसमें भी मैं जो गुड अटैम्प्ट मानूंगा वो 25 तो मानूंगा, 22 से 25, इतने तो मैं गुड अटैम्प्ट कहूँगा। उसमें यह था कि आपको ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करने थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी थे, बट अगर आप सिर्फ उनमें ही फंस गए होंगे डीआई में, तो फिर आपके अटैम्प्ट जो हैं वो कम ही रहे होंगे। बट अगर आप 5 जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आई थी आपकी, वो आप इजीली कर सकते थे। 1 या 2 क्वाड्रेटिक, 3 आई थी, उनमें से 1 या 2 ऐसी थी जो आप आसानी से कर पाते, ठीक है। और इसके अलावा नंबर सीरीज़ जो हैं वो 4 से 5 थी, बट लेकिन वो 2-2 पैटर्न वाली थी और वो कंफ्यूजिंग थी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग रही। तो शायद वो सभी अटैम्प्ट ना कर पाए हों। इसके अलावा जो वो था आपका अरिथमेटिक, वो भी थोड़े इजी लेवल पे ही था, मतलब थोड़ा बस लेंदी बनाया हुआ था, IBPS PO के प्री लेवल जैसा था। इसके अलावा DI में जो है एक DI आपका इजी था, थोड़ा करने लायक था, और जो एक DI था वो थोड़ा काफ़ी ट्रिक सा था, मतलब उसमें आपको टाइम काफ़ी लगता अगर आप करते। और इसके अलावा जो केसलेट है वो दिखने में जो है टफ़ लगी, बट वो इतनी टफ़ नहीं थी, उसको आप इजीली 2.5 से 3 मिनट में आप इजीली उसको बना सकते थे। बट मेरी छूट गई वो, क्योंकि मैंने उसको लास्ट में देखा और 1.5 मिनट में मैं उसको सारा अरेंज कर चुका था, बट जो आंसर थे, क्वेश्चन आंसर थे, वो करने मेरे रह गए थे और मैं वो अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो इस तरह का आपका जो है एग्ज़ाम रहा। और कट ऑफ की मैं कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी एक मुश्किल टास्क है। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक करें, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको कोई लगे जो मैंने छोड़ दिया इसमें, वो आप कमेंट में मुझे बताएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।